हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8th चैप्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा और बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिया कि किस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th चैप्टर सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें 2 वर्ड्स है दोस्तों, एक हेल्थ और एक सोशल। सबसे पहले मुझे जानना है कि हेल्थ क्या होता है। तो डिफ़ाइन हेल्थ। तो हम लोग जानते हैं हेल्थ का क्या होता है, क्योंकि 3rd चैप्टर में हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा है। तो अ पर्सनस स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रेंथ इज़ कॉल्ड एज हेल्थ। मतलब कि उस इंसान के अंदर फिजिकल स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, प्लस सोशल स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे हेल्थ। बट व्हाट इज़ सोशल हेल्थ? सोशल हेल्थ क्या होता है? सोशल हेल्थ मीन्स अ पर्सनस एबिलिटी टू मेक गुड रिलेशनशिप विथ अदर्स। मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सके, दूसरों के मन में अपनी इज्जत बना सके, उसे हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ। अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो सोशल हेल्थ अच्छी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। बट वहीं आप बाहर जा रहे हो, कोई एल्डर है उसकी मदद कर रहे हो, कोई बूढ़ा है तो वो कोई सामान नहीं उठा पा रहा है, आप उसका सामान उठा के दे रहे हो, तो उसके मन में एक इज्जत बनेगी और वो अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा आप दोनों का। तो उसे हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ, समाज के साथ अपना रिलेशन बनाना। तो आजकल हम लोग जानते हैं कि बच्चे गेम, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में इतना खो गए हैं कि बाहर के गेम्स और सोशल हेल्थ के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस घर में एक बच्चा भी है, क्योंकि वो इतना बिजी रहता है गेम वेम खेलने में कि बाहर ही नहीं निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो सोशल हेल्थ चैप्टर में हम लोगों को यही बताया गया है कि किस तरीके से हमारे सोशल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरीके से हम उन्हें डिराइव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और सॉल्यूशन सभी का बताया गया है। तो हमारे क्लास में सबसे पहले बोला गया है कि हाईली इंटरेक्टिव और ओकेशनली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करो। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो हर चीज़, हर इवेंट में एकदम हाईली इंटरेक्टिव हों, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हों। कुछ वो स्टूडेंट्स जो किसी में इंटरेस्ट ही ना लें, और कुछ जो कभी कभी इंटरेस्ट लें। तो क्लासीफाई करोगे आप लोग तो नॉन इंटरेक्टिव कम मिलेंगे, ओकेशनली इंटरेक्टिव बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, हाईली इंटरेक्टिव बहुत ही कम मिलेंगे। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। लोगों को होमवर्क दिया गया, होमवर्क किया किया, नहीं किया नहीं किया, बात ख़त्म। दिन तो वो निकाल देते हैं ऐसे ही गेम खेलने में, फालतू कामें करने में। तो आपको यहाँ पे बोला गया, कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं कि वाई द स्टूडेंट चिल्ड्रेन ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम। आवर लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि हमारे उम्र के जो बच्चे होते हैं उन सभी का इंस्ट्रक्शन सेम क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल सेम हो गई है। हर पर्सन अपने जॉब में बिजी हो गया है, और बिजी होने के कारण जो बच्चे घर पे अकेले रहते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, और इसके कारण वो धीरे धीरे नॉन इंटरेक्टिव बन जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, वो किसी से बातें करना ही नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे सोशल हेल्थ अच्छा नहीं होता है। तो एक सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि सोशल हेल्थ बहुत ही अच्छा हो? तो उसमें एजुकेशन रहना चाहिए, सभी लोग एजुकेटेड रहने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस रहना चाहिए, गार्डन रहना चाहिए, कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए खेलने कूदने के लिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया रहना चाहिए, टॉयलेट रहना चाहिए, वाटर रहना चाहिए, पॉलिटिकल कंडीशंस, व्यूज़ सबके रहने चाहिए, सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्लेग्राउंड होने चाहिए, सोशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए सभी के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और सभी की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। बेसिक नीड्स मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स और मेडिसिन्स भी आ गए। तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोशल हेल्थ को। अगर ये फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो सोशल हेल्थ सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इंसान एजुकेटेड नहीं है, आधा से ज़्यादा इलिटरेटेड लोग हैं, तो उनके विचार कुछ और रहेंगे, एजुकेटेड के विचार कुछ और रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे। वो उनके व्यूज़ को अपोज करेंगे, वो उनके व्यूज़ को अपोज करेंगे, बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो इसमें सोशल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो पानी की कमी रहेगी तो उसके वजह से भी झगड़े वगड़े होंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो किसी भी टॉपिक को अगर हम लोग निकाल दें तो सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब थोड़ा पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं।
उससे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड करते हैं। आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक का बिहेवियर चेंज करना। बिहेवियर आप लोग बोलोगे कि भाई हम कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं, आप कर सकते हो। क्योंकि समझ लीजिए आप हो और आपका दोस्त है, अगर आप सोचोगे कि आपका दोस्त बुरा है तो आप लोगों को उसके अंदर की सिर्फ बुराइयां नज़र आएंगी, और अगर आप लोग लगातार उसको बोलोगे कि भाई तो बुरा है तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और वो बोलेगा हाँ मैं बुरा हूँ, और वो ये एक्सेप्ट करके बुरे काम ही शुरू कर देगा, भले वो अच्छा रहेगा। वहीं पे एक आदमी बहुत ही बुरा है बट आपको उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, बुराइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, तो वो आदमी ना चाहते हुए भी अच्छे काम करेगा। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे बुरे लोगों को सुधरते हुए देखा है। हमने चैप्टर भी पढ़ा इंग्लिश का 1.2 द थीव्स स्टोरी। उसमें किस तरीके से अनिल उस बच्चे को सुधार देता है, क्योंकि वो उसमें बुराइयां नहीं ढूंढता है, मात्र अच्छाइयां ढूंढता है। यदि हम अपने दोस्त में जो बहुत ही अच्छा था, जिसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, थोड़ा बहुत अगर उसका बिहेवियर बदलने लगा और उसके बिहेवियर में हम लोगों ने बोल दिया कि तू अब वैसा नहीं रहा, तू बुरा बन चुका है, तो वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही बुरा बन जाएगा। बट अगर वहीं हम लोग उसे सपोर्ट करें कि तू आज भी उतना ही गुड है जितना पहले था, तो वो वैसा ही बना रहेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, उसमें से सबसे मेन फैक्टर है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब हमारे फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप सर्कल कैसा है। हमारे ग्रुप सर्कल में कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जिनको एडिक्शन की आदत हो, मेंटल स्ट्रेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एडिक्शंस की आदत हो, तो हमें भी वो आदत लग सकती है, क्योंकि हम लोग उसी ग्रुप के हिस्सा हैं। तो अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपका साथ दें, वरना आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी जो सीक्रेट आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते हो, बट आपने अपने दोस्त से शेयर किया और पता चला आपका झगड़ा हो गया, तो वो दोस्त पूरी क्लास में वो प्रॉब्लम फैला देगा और आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी बातों को छुपा के रखे, भले ही बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए। तो ऐसे दोस्त बनाओगे तो हमेशा खुश रहोगे दोस्तों। तो फैक्टर्स जो डिस्टर्ब करते हैं सोशल हेल्थ को, उसमें से सबसे पहला है मेंटल स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस आ कैसे जाता है दोस्तों? मेंटल स्ट्रेस इसलिए आ जाता है क्योंकि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। चिल्ड्रंस जो रहते हैं इसके वजह से वो लॉनलीनेस मतलब अकेले पड़ जाते हैं, इसके कारण उनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग देखें तो जिनके भी माता पिता हैं, सब फैमिली अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, उनके चाचा चाची नाना नानी सब अलग शहर या फिर गांव में पड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है आजकल। तो पेरेंट्स जो रहते हैं वो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण दोनों को काम करना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। सो दैट्स वाई स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम लाइक लॉनलीनेस। वो घर पे अकेले पड़ जाते हैं, तो अकेले पड़ गए तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए? तो उसकी वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, वो बात करना फिर छोड़ देते हैं धीरे धीरे। मम्मी पापा आए ना गए कुछ मतलब ही नहीं, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, वो अकेले ही हो जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जो गर्ल्स होती है उनको बाइंड करके रखा जाता है, मतलब कहा जाता है कि आपको थोड़ा भी फ्रीडम नहीं है। कुछ लोग एजुकेट ही नहीं करते, लिटरेट ही नहीं करते गर्ल्स को, उन्हें पढ़ाते ही नहीं हैं। और कुछ लोग 12th पास करा दिए ख़त्म, उसके आगे कराते ही नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं गर्ल्स के लिए। वहीं अगर हम लोग बॉयज़ को देखें तो बॉयज़ को फुल फ्रीडम है, जाओ बच्चों बाहर खेलो कूदो, जो मन में आता है वो करो। कोई बॉय होगा वो रात को अगर देर से घर आएगा तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि बेटा कहाँ था। बट अगर गर्ल वहीं पे लेट आ गई तो उसको डांट भी पड़ेगी, 10 सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, इनइक्वालिटी होती है। तो जो बॉयज़ होते हैं वो सब चीज़ें एंजॉय करते हैं और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ उनकी कोई भी नहीं होती है। वहीं पे जो गर्ल्स होती हैं उनको घर के भी काम होते हैं, घर के भी काम करने पड़ते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या। तो जो बॉयज़ रहते हैं उनको फ्रीडम का फ़ायदा मिल जाता है, वो फ्रीडम का फ़ायदा उठाते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं। वहीं गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और गर्ल्स को कंपल्सन होता है कि शुड बी यूज्ड फॉर इट टू इट, मतलब कि गर्ल्स को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए। तो इसीलिए आजकल अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, गर्ल्स और बॉयज़ को सेम रखो। डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है, आप भी शायद अपने घर पे देखते होंगे कि जिस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए।
इन सोसाइटी टू एडोलिसेंट गर्ल हैव टू अननेसेसरी फेस द प्रॉब्लम लाइक टीचिंग एंड मॉलेस्टेशन। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। तो दोस्तों गर्ल्स जो रहती हैं वो एडोलिसेंट मतलब कि एडल्ट एज में उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे छेड़छाड़, टीजिंग, चिढ़ाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। और ये किसके वजह से होता है? जेंडर इनइक्वालिटी। दोनों को समानता ही नहीं दी जाती है, वरना दोनों अगर सेम खड़े हो जाएं, दोनों स्टैंड हो जाएं सेम, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, दोनों साथ में अगर चले। बट एक अलग, एक को नीचा बताया जाता है, एक को ऊंचा, तो इसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, अननेसेसरी प्रॉब्लम। और वो कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप वो सहती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे लॉनली हो जाती हैं, लॉनलीनेस हो जाता है और फिर कई कई केसेस में सुसाइड हो जाता है। Nowadays, everyone has to face the stress due to ever increasing disorders, crime and violence। सभी को स्ट्रेस, सभी को टेंशन हो जाता है, क्योंकि भाई डिसऑर्डर्स बढ़ रहे, क्राइम बहुत हो रहा है, वायलेंस बहुत हो रहा है। और आजकल लोग पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं कि भाई कौन सा ऐसा तरीका है कि काम कम हो, कमाई ज़्यादा हो। तो इसके वजह से लोग स्केप गोट बन जाते हैं। स्केप गोट्स मतलब बलि का बकरा, क्योंकि कुछ गैंग्स ऐसे होते हैं जिसमें वो काम करने चले जाते हैं, फिर वो गैंग वाले उसी को काम करने भेजेंगे जो नया नया ज्वाइन हुआ रहेगा या फिर जो उनकी गैंग का नया मेंबर होगा। तो उसको वो बलि का बकरा बनाएंगे कि फंसे तो वही फंसे, मरे तो वही मरे, पुलिस पकड़े तो उसी को पकड़े। तो इसकी वजह से वो बलि का बकरा बन जाते हैं। और अगर आप सफल हो गए तो सफल हो गए, पैसे मिल गए, लेकिन अगर नहीं सक्सेस हुए तो लाइफ पूरी ख़त्म, आपकी फैमिली का क्या होगा। तो ये डेडली इफ़ेक्ट होता है सोशल इलनेस का। अब बात करते हैं एडिक्शन की। एडिक्शन, नशा, धूम्रपान, ये सब आजकल देखा जाता है स्टूडेंट्स में भी। इवन बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, बट स्कूल में पहुंचते ही नहीं हैं। पीयर ग्रुप के कारण दोस्तों, उनका जो पीयर ग्रुप फ्रेंड सर्कल होता है वो इतना प्रेशर दे देते हैं, मतलब कि उनके फ्रेंड सर्कल में अगर वो सामने वाले 3 कर रहे हैं एडिक्शन, तो चौथा बोलेगा कि भाई मैं क्यों शरीफ बैठा हूँ, चलो कर ही लेते, क्या होगा 1-2 से। और 1-2 किया फिर 100-200 करने ही वाले हो आसानी से। तो एडोलिसेंट में आप लोग हमेशा प्रीफर करें कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स और उनकी गुड हैबिट्स को फॉलो करें। बट कुछ लोग होते हैं जो बैड फ्रेंड्स को चुनते हैं और उनकी बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादातर चिल्ड्रन को यही सुझाव दिया जाता है कि अपना फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बनाएं कि उनकी अच्छी हैबिट्स को आप फॉलो करें, वरना बैड हैबिट्स फॉलो करोगे फिर एक दिन आप लोग ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप सक्सेस ले ही नहीं पाओगे। तो चिल्ड्रन अपने अर्ली एज में ही टोबैको, सिगरेट ये सब ट्राई करने लगते हैं, ड्रग्स भी यहाँ तक कि ट्राई करने लगते हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से, या सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड, या फिर इमिटेशन ऑफ एल्डर्स। मतलब कि बड़े लोगों को पीते हुए देखते तो उन्हें भी शौक आता है कि भाई कैसे पीते इसको, चलो देखो मैं भी ट्राई करता हूँ। क्योंकि बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को शौक हो जाता है, इवन हो सकता है आपको भी हुआ, आप लोगों ने किसी बड़े को पीते हुए देखा हो, फिर आप लोगों ने नकली बनाया हो और ऐसा एक्टिंग किया हो। तो इमिटेशन मतलब नकल करना। एल्डर्स जैसा अपना टोबैको, चिविंग और स्मोकिंग करते हैं तो उनकी लोग नकल करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, चलो हम लोग भी करते हैं। और पीयर ग्रुप प्रेशर मतलब कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको प्रेशर देता है कि लेना एक लेना, क्या होगा इससे यार, तो ऐसा प्रेशर की वजह से भी होता है। और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड मतलब कि लोग सोचते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो इसी तरीके से अपना एक सिगरेट ले लेते हैं और फिर पीते हैं, वाइन ले लेते हैं, इसी तरीके से वो रोज़ बना के पीते हैं। तो हाई स्टैंडर्ड लाइफ को आप लोग दिखाना चाहते हो, वो सिंबल नहीं होता है हाई स्टैंडर्ड लाइफ का। हाई स्टैंडर्ड लाइफ का सिंबल होता है गुड डिसिप्लिन, गुड बिजनेसमैन, अच्छा सा स्टेटस होता है, वो होता है हाई स्टैंडर्ड लिविंग का सिंबल। और ये लोग कुछ और ही सिंबल ढूंढ लेते हैं और उसे ये फॉलो कर लेते हैं। तो ये 3 कारणों की वजह से होता है। तो इसके वजह से एडिक्शन हो सकता है और एक बार लत लग गई तो उसके बाद छूटती नहीं है। तो टेम्परेरली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल्स में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम रहता है वो परमानेंटली कभी कभी इसकी वजह से डैमेज हो जाता है। हार्ट, इवन मसल सिस्टम भी कभी कभी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इनकी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, उनको याद ही नहीं रहता कि अभी 1 घंटे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और हम लोगों ने पहले देखा है कि टोबैको के कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कार्सिनोजेनिक मतलब सब्सटेंस कॉजिंग कैंसर, इनकी वजह से कैंसर हो जाता है माउथ और लंग्स का। तो इसी वजह से हम लोगों को एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार एडिक्शन से नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लड़खड़ा के चलोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लाइफ आपकी मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इनक्यूरेबल डिजीज़ मतलब कि वो डिजीज़ है जो हम लोग आसानी से नहीं क्योर कर सकते,
जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर। इवन टीबी हम लोग क्योर कर सकते हैं नाउ, बट एड्स, लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर ये सब हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको घर में अवॉइड कर दिया जाता है और उनको मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है उनकी तरफ। भाई इनका क्या एडवाइस ले। और समझ लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति टीबी से सफ़र कर रहा है तो उसके पास नहीं जाते लोग। किसी को लेप्रेसी हुआ है उसको अछूत मानते हैं। तो ये सभी कारणों के कारण उनको मेंटल स्ट्रेस आता है और इसकी वजह से बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हार्म करता है सोशल हेल्थ को। सोशल हेल्थ एकदम ख़राब हो जाता है। तो इनक्योरेबल डिजीज़ बहुत ही बड़ा फैक्टर है दोस्तों। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक आदमी को यहाँ पे मार रही है, मतलब कि दुत्कार रही है। हो सकता है ये आदमी कोई डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो और इसने कुछ पैसे मांगे हो जिसकी वजह से इसने इसे डांट दिया। तो ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। उल्टा जो इंसान बूढ़ा है, जो कमा नहीं सकता, उसे आप 100-200 दे दें कि वो थोड़ा अपना काम कर सके। लीकर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहल ऑब्टेन्ड थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। हम लोग जानते हैं कि वाइन कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है। और ये प्रोसेस अगर रॉन्ग हो गया, इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो फिर वाइन जो होगा वो पॉइजनस हो जाएगा और जितने लोग पिएंगे सब मर जाएंगे। तो आप लोगों ने कई बार ऐसी खबर सुनी होगी कि पॉइजनस वाइन पी के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो इस सभी के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है और लोगों का लीवर भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। लोग रेशनली नहीं सोच पाते और उनका दिमाग काम ही नहीं करता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। उनका चेहरा एकदम ख़राब हो जाता है। तो एडिक्शन के ये सब इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो 1998 में क्या होता था कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा आउटडोर गेम खेला करते थे। तो मम्मी उन्हें बुलाती थी कि आओ और पढ़ो। आज के ज़माने में लोग घर पे बैठे रहते हैं और मात्र गेम्स खेलते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पर। तो उनकी मम्मी कह रही है बाहर जाओ और आउटडोर गेम खेलो। डिफरेंट सिचुएशंस है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग सेल फोन्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि लोग एकदम ज़्यादा इसी में अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स आती है। लोगों के सर में दर्द होता है, लोग टायर्ड फील करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं, लोग भूलने लगते हैं, जॉइंट्स में पेन होने लगता है सेलफ़ोन की रेडिएशन की वजह से। और इसका प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चों की बोन्स होती है उसको ज़्यादा रेडिएशंस पेनिट्रेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो इन सभी के वजह से होता है। और जो पर्सन लोग लगातार कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एकदम एडिक्टर हो जाते हैं और उन लोगों का जो हारमोनियस रिलेशन होता है रिलेटिव्स और मेंबर्स के साथ वो सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो मोबाइल में एकदम बिज़ी रहते हैं और उनसे कुछ भी पूछो जवाब ही नहीं देते। तो इस तरीके से लोग उनसे बात करना ही छोड़ देते। तो इन सभी से बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं, क्रोनिक इफ़ेक्ट आते हैं। अब जो बच्चे लोग कार्टून की पिक्चर देखते हैं उन लोग कार्टून्स के कैरेक्टर्स को कॉपी कर लेने लगते हैं। जैसा आप लोग जानते होंगे कि कुछ साल पहले शक्तिमान नाम का एक कार्टून सीरियल आता था। तो बच्चे उसको इतना ज़्यादा देखते थे तो उसमें क्या दिखाता था कि जब बच्चे कहीं से गिर रहे हैं या फिर किसी मुसीबत में तो उन्हें शक्तिमान बचा लेता था। तो कुछ बच्चे इमिटेट करते थे उन्हीं कैरेक्टर्स को, वो जाते थे। इसी चक्कर में कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। उन्होंने सोचा कि शक्तिमान आएगा हमें बचा लेगा हम यहाँ से जब गिरेंगे। वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई, कोई शक्तिमान नहीं आया। तो ये सब इमिटेट करने के चक्कर में होता है। वो लोग कार्टून्स में देखते हैं कि भीम ने छलांग मारी दूसरे फ्लोर से और उसको कुछ नहीं हुआ। तो उन लोग भी एक्सीडेंट ऐसा करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ बच्चे लगातार गेम्स खेलते रहते हैं और गेम्स खेलने के कारण उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो गेम्स जो जिसमें वर्चुअल वॉर्स होता है या फिर कार रेसेस होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैन एक गेम है जिसमें वर्चुअल वॉर होता है। तो बच्चे लोग उस वॉर को जैसे रियल लाइफ में लेकर आते हैं कि भाई हमारा क्लैन, हमारा देश हारना ही नहीं चाहिए। कार रेसेस होती है, लोग कार रेसेस से इफेक्ट क्या पड़ता है कि लोग सोचते हैं कि हम सबसे आगे जाए, मैं इसको पीछे करके आगे जाऊँ। तो ये नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है बच्चों के अंदर। बच्चे सोचते हैं कि हमसे मान कोई नहीं रहना चाहिए। तो ये सब नेगेटिव माइंडनेस आ जाती है बच्चों की। तो ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सुबह उठे आप 7 बजे, आपने गेम खेलना शुरू किया, बज गए ना और आपको पता ही नहीं चला। इसमें से द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग गेम इज़ पबजी। पबजी आप लोग खेलो, रात को 8 बजे शुरू करो, गारंटी है आप लोग जब एक गेम या 4 गेम ख़त्म करोगे 12 बज चुके रहेंगे। तो इतनी तेज़ी से ये टाइम को कंज्यूम करते हैं। टाइम किलर इसे हम लोग बोलते हैं। इसे वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। जैसे सीनियर सिटीजन्स, वो इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और प्लस हमारी इकोनॉमिक लॉस करा देते हैं। मतलब बच्चे सोचते हैं गेम में हमें आगे बढ़ना है, उसमें वो पैसे दे देते हैं
COC में, क्लैश ऑफ क्लैन में मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो आगे बढ़ने के लिए जेम्स खरीद लेते हैं, गोल्ड पास खरीद लेते हैं, जिसमें उनके हज़ारों रुपए चले जाते हैं। जेम्स को खरीदने में 10,000 चले जाते हैं, पासेस को खरीदने में 500 चले जाते हैं। तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे गेम्स जो हैं जैसे क्लैश ऑफ क्लैन, इनकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता और बच्चे कितना सारा पैसा गेम पे बर्बाद कर देते हैं और उनका कंसंट्रेशन हट जाता है अलग सब्जेक्ट से, और कभी कभी तो ये फटल जानलेवा भी हो सकता है। और इसी के जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा खाना खा रहा है, खाना खाते समय वो गेम खेल रहा है। अब भाई तेरा ध्यान गेम में है तो तू खाने में कुछ ऐसा भी खा सकता है जो खाना नहीं चाहिए, और तू ध्यान अगर गेम में दे रहा है तो मतलब तू खाने को सही से च्यू नहीं कर रहा है, चबा नहीं रहा है, और अगर सही से चबा नहीं रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत सारी। तो ये सब इफ़ेक्ट्स होते हैं। इंटरनेट पे लोग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी गेन कर रहे हैं, बट कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कार्टून्स, मूवीज़ ये सब बैंड कर दी गई है चिल्ड्रंस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बच्चे लोग उन सभी की नकल ना करें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये साहब सेल्फी ले रहे हैं, रोड पे सेल्फी ले रहे हैं, और पीछे से एक कार वाला आ रहा है, कब इनको मार देगा इनको पता भी नहीं चलेगा। टिकटॉक पे ऐसी ही डेथ हो गई थी, एक बंदा वीडियो के सामने ट्रेन के सामने चल रहा था और वीडियो बना रहे थे। ट्रेन उसको लगा स्लो स्लो आ रही है, नहीं कुछ लगी, झटके में लगा जब, तो एक ही बार में उसकी डेथ हो गई। तो ये सेल्फ़ी, सोशल मीडिया का यूज़ क्या है, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। रोड पे तुम सेल्फ़ी ले रहे हो, कब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी सी लाइक्स, शेयर, कमेंट के लिए आप इतने अपनी जान गंवा बैठोगे। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एक बंदे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, तो लोग उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पे टाइटल में डालेंगे एक आदमी का हुआ एक्सीडेंट। वही टाइम आप एम्बुलेंस को बुला लो, आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दो, फर्स्ट एड दे दो, तो उसकी जान बच सकती है। अब इसकी वजह से आप उसको नहीं बचा रहे हो तो उसकी जान भी जा सकती है, और उसकी जान के जिम्मेदार मात्र आप होगे। और इन सभी के कारण लोग चाहते हैं कि कितना आगे मैं चले जाऊं, सबसे नंबर 1 पे तो मैं ही रहूं व्यूज़ और लाइक्स में। तो ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। सब लोग इसी मकसद से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। मैं तो बोलता हूँ सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम में होता क्या है कि जो लोग अपना बैंक अकाउंट कनेक्टेड रखते हैं लैपटॉप, मोबाइल से, सोचते हैं घर बैठे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चोरी भी हो जाती है घर बैठे। तो उनके आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी डिस्क्लोज़ करते हैं, वो थोड़ा सा भी किसी को बताते हैं तो चोरियां हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम थोड़ा भी डिस्क्लोज़ ना करें, उसे प्राइवेट रखें, अपना पिन किसी को ना दें। एटीएम का कैश निकालते समय ध्यान रखें कि कोई आपका कोड ना देख रहा हो। तो कस्टमर इन सभी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन सभी में लोग साइबर क्राइम करते हैं। मतलब उनसे फ़ोन लगाते हैं कंपनी वाले बन के, उनको बोलते हैं हम आपको ये पॉलिसी देने वाले हैं, और पॉलिसी के चक्कर में लाखों लूट लेते हैं और फिर निकल लेते हैं धीरे से, और नंबर निकलता है नकली। तो ये सब हैकिंग होती है दोस्तों। आजकल तो लोग गेम्स को हैक कर रहे हैं, वो तो बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ऐसे गेम्स, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस को हैक कर रहे हैं जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि कई बार कुछ पिक्चर्स होती हैं जो पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, उसके बाद वो थिएटर में रिलीज़ होती हैं। तो इन सभी के कारण कितना ज़्यादा उनका नुकसान होता होगा। अब यहाँ पे लोग फेक आईडी फेसबुक पर बनाते हैं और फिर उसको फेसबुक चलाते हैं, तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, ये सब नहीं करना चाहिए। और दूसरे का वीडियो आप लोग कॉपी कर लेते हो, फिर आप लोग उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो ताकि आपको लाइक्स मिल जाए। तो ये सब गलत होता है दोस्तों। मैंने देखा है कई सारे लोग कार्टून्स जैसे छोटा भीम हो गया और बाकी सारी मूवीज़, कोई भी पिक्चर हैक कर लेंगे और फिर उसको डाल देंगे, अपनी वॉइस डाल देंगे किसी और चीज़ पे। तो ये सबसे कॉपीराइट तो आती है, बट इसको, इन सभी चीज़ों को पायरेसी बोलते हैं। ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब मिसयूज़ हो जाता है इन सभी के कारण। तो इसमें क्या होता है कि ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी में एक्सचेंज हो जाता है इन्फॉर्मेशंस का। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये क्राइम व्राइम से लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है। किसी के घर पे आपने साइबर क्राइम करके चोरी कर दिया तो उसको मेंटल इलनेस हो जाएगी, फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ऑकर हो जाती है। तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईटी एक्ट शुरू किया गया था 2000 में, और महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लोग ये एक्ट शुरू करो ताकि साइबर क्राइम को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके। तो जो भी साइबर क्राइम आपसे करेगा और वो पकड़ा गया तो उसको 5 लाख का फ़ाइन भरना पड़ेगा, प्लस 3 साल की जेल होगी। तो इस तरीके से साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई और अब शुरुआत हुई है, जिससे साइबर क्राइम अब लगभग रुक जा चुका है। बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है लाफ्टर क्लब। आप भी जिस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ को सुनो जो कितना भी ख़राब है, बट आप अगर उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसोगे तो आपके स्ट्रेस थोड़े से कम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग हंसते हो तो एकदम रिलैक्स फील करते हो। तो इसीलिए हंसते रहे हमेशा दोस्तों। बट अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ना हंसें। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लाफ्टर क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर से निकाल दिया जाता है, तो वो लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लेते हैं और हा 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 के साथ आराम से अपना रिलीफ पा लेते हैं स्ट्रेस से, और स्ट्रेस से एकदम रिलीफ मिल जाता है उन्हें। तो कभी भी हम लोगों को लगे कि कोई घर में है जो स्ट्रेस फील कर रहा है तो उसे तुरंत लाफ्टर क्लब में भेजें, तो उससे उनके जो स्ट्रेस होंगे वो कम हो जाएंगे। उसकी तरह हम लोग कुछ हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी करना, रीडिंग करना, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, डांसिंग करना, रंगोली। ये सब से क्या होता है कि हम अपना प्रॉपर यूज़ करेंगे, हर घंटे का प्रॉपर यूज़ करेंगे। बट आप लोग ऐसी हॉबी बनाओगे कि आपको गेम खेलने हैं, आपको मूवीज़ देखनी है, तो इन सभी से सब घंटे जाएंगे ही दोस्तों। तो इन सभी में अगर आप लोग एनर्जी लगाओगे तो आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। आप रंगोली बनाओ, अच्छी बात है, फ़ोटोग्राफी करो, किसी कंपटीशन में चले जाओ, तो वो सब फ़ायदा होता है दोस्तों। अब म्यूज़िक भी अगर हम लोग सुनते हैं तो वो भी हमें हैप्पी रखता है। म्यूज़िक में वर्ड्स नहीं होते हैं, बट उसकी पावर हमें एकदम स्ट्रेस से रिलीफ दे देती है और स्ट्रेस को ड्राइव कर देती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्पोर्ट्स के भी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है, डिसिप्लिन इम्प्रूव हो जाता है, लॉनलीनेस ख़त्म हो जाता है और पर्सन सोशल बन जाता है स्पोर्ट्स से। तो म्यूज़िक, स्पोर्ट्स ये सभी फ़ायदे होते हैं। रोज़ एक्सरसाइज करना, मैसेजिंग, विजिटिंग टू द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस, मतलब कि रोज़ स्टीम लेना, वो सब हमें स्ट्रेस से फ्री कर देते हैं। योगा जो होता है वो आसान और प्राणायाम के लिए भी लिमिटेड नहीं है, बट उसमें डिसिप्लिन्स भी होते हैं, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से आप मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं। तो डीप ब्रीदिंग, योगिक स्लीप, योगासन एक्सेट्रा आर गुड फॉर हेल्थ। योगा होगा अगर आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है। इन सभी से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। मेडिटेशन जो रहता है वो हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी इम्प्रूव कर देता है, और अगर आप लोग अभी से रोज़ रात को मात्र 10 मिनट मेडिटेट करें तो कोई भी आंसर होगा आप तुरंत याद कर लेंगे। और अगर आप लोग को इसे डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल का पहला वीडियो देखिए दोस्तों। चैनल के पहले वीडियो में मैंने बताया है कि मेडिटेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप लोग पहला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज़ को मैनेज करना चाहिए। तो इससे डिसीज़न पावर के साथ साथ हमारी सोशल स्ट्रांगनेस भी बढ़ेगी और हम एक आइडियल पर्सनालिटी वाले इंसान बन जाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अगर वो सब भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और इन सभी के कारण सुसाइड कई लोग कर लेते हैं। तो मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकेट्रिस्ट के पास जाके हम लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, अगर इनसे भी हमारे स्ट्रेस ना ख़त्म हो तो। क्योंकि साइकेट्रिस्ट पक्का आपका इलाज कर देंगे, वो आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं साइकोथेरेपी। और कि बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो हमारे हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं। उसमें से एक है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, मतलब जो लोग भी टोबैको च्यूइंग करते हैं उनके खिलाफ़ ये मूवमेंट है। तो 45 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हू, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब मूवमेंट क्या करती हैं, टोबैको कंजप्शन का कंट्रोल करती हैं और सभी को गाइडेंस देती हैं कि किस तरीके से आप लोग टोबैको के ख़िलाफ़ लड़ सकते हो, और अगर आपको टोबैको च्यूइंग की आदत है तो उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो। तो ये यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको है। और एक है सलाम मुंबई फाउंडेशन। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन में क्या करते हैं, चिल्ड्रन जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इवन बिजनेस की भी चीज़ें सिखाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन को इनकरेज करती है कि आप प्रॉपर एजुकेशन लो और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, प्लस लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करो। और ये जो ट्रस्ट है ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा चुका है महाराष्ट्र में, और टोबैको फ्री कर चुका है हार्ड वर्क से अपने। तो 2002 से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है अलग अलग स्कूल्स में, अर्बन और रूरल एरिया दोनों ही, गांव शहर दोनों में, और सोसाइटी को टोबैको फ्री बना रहा है। सलाम मुंबई फाउंडेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि वो सोसाइटी को टोबैको फ्री बनाए, कोई भी टोबैको च्यूइंग आदमी वहाँ पर ना हो। तो प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और 200 स्कूल्स में मुंबई में और 14,000 स्कूल में महाराष्ट्र में। तो मुंबई में 200 स्कूलों में और पूरे महाराष्ट्र में 14,000 स्कूलों में।
और इसका यही है ओथ, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज़ टेकन इन एवरी स्कूल एज़ पर द गवर्नमेंट लेटर। तो बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनको टोबैको चिविंग की आदत रहती है, तो ये फाउंडेशन इन्हीं वर्क करती है ताकि वो लोग इनकी आदतों को सुधार सके, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाती है। तो ऐसी फाउंडेशन को सलाम है, सलाम मुंबई फाउंडेशन। अब गवर्नमेंट स्कीम्स भी रहती हैं, फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर टू हेल्प द चिल्ड्रेन। तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप का डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम फेस करें तो लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉपर हेल्प और गाइडेंस मिल सके। कभी कभी बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का 9th चैप्टर सोशल हेल्थ। और अगर आप लोगों को सोशल हेल्थ में मात्र कुछ चीज़ें याद रखनी है तो आप लोग सभी तस्वीरों को याद रखें। इस तस्वीर में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये याद रखें। इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये याद रखें। और एडिक्शन के बारे में और फैक्टर्स जो हार्मफुल हैं सोशल हेल्थ के लिए वो याद रखें। और जो यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में दिखाया गया वो याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर क्राइम याद रखें, और बाकी सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। व्हाट विल यू डू, योर पर्सनल ओपिनियन, दिस क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू 3 मार्क्स इफ़ यू हैव रिटन प्रॉपरली। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 3 मार्क का, 3 आया था, तो आपको अच्छे से लिखना था। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो मार्क्स मिलेगा। तो इसमें आपका अपना ओपिनियन देना है कि आप अगर मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या करोगे। आपके बाजू वाला लड़का जो है वो टोबैको में एडिक्टेड हो गया तो क्या करोगे। आपकी बहन इनकम्युनिकेटिव हो गई है, अलोन रहना पसंद करती है, क्या करोगे। आपको घर के बाहर फ्री स्पेस यूज़ करना है, क्या करोगे। आपका दोस्त सेल्फ़ी लेने की आदत में फंस गया है, क्या करोगे। आपका बड़ा भाई जो 12th में पढ़ रहा है उसको स्ट्रेस हो गया है आपका, क्या करोगे। तो इन सभी में आपको अपने ओपिनियन लिखने, तो इसमें अच्छे से आप मार्क्स हासिल कर सकते हो। और क्रॉसवर्ड पज़ल भी आप लोग याद रखो। और सोशल हेल्थ का मैं तो बोलूँगा कि पूरा एक्सरसाइज आप लोग याद रखो, यहीं से आपका काम हो जाएगा। आपको चैप्टर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको आउट ऑफ चाहिए तो ये तस्वीरों में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हें याद रखें, क्योंकि वो आपको आउट ऑफ ज़रूर दिलाएंगी। तो दोस्तों ये लास्ट सेकंड चैप्टर था हम लोगों का साइंस 2 में से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ साइंस 2 में।